हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं रामचंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रश्री क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन टॉपिक के बारे में: इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपने क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं। हम उन्हीं को एक तरीके से आज रिवाइज करने वाले हैं या उन्हीं को एक तरीके से स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि सपोज वी हैव ए कंडक्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग से हम यही बात पढ़ रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं या हम ये कहें कि इस कंडक्टर को किसी सेल से कनेक्ट करके हम इसके एंड्स के बीच क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो व्हेन वी विल अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स will move from the negative end to positive end, or we can say the free electron will move from one end to another end of conductor. This movement of electron inside the conductor is called current. Clear? अब एक सिंपल सी बात समझिए। पूरा का पूरा आपने लॉजिक पढ़ा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब इसकी मैकेनिज्म क्या थी? मैकेनिज्म आपने क्या पढ़ी थी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा? फोर्स। एंड ड्यू टू द फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट एंड दे विल मूव विद एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करेगा। या सिंपली अगर हम बात करें तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक एंड से दूसरे एंड तक हमको कराना है। पहले तो मूवमेंट नहीं हो रहा था, मतलब हो तो रहा था बट कैसा था? रैंडम मूवमेंट था। तो ओवरऑल मूवमेंट हम कितना मान रहे थे? जीरो। एवरेज जो था वो कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो मूव करेंगे नहीं। मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स लग भी रहा है। या हम यूं कहें कि एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क हम तो करेंगे नहीं, किसने किया होगा वर्क? जो हमने बैटरी लगाई है या जो हमने सेल लगाया है। तो सेल या बैटरी जब कनेक्ट की जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए सेल या बैटरी जितना वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपली द एनर्जी सप्लाइड बाय द पोटेंशियल सोर्स और वर्क डन by the potential source to move the charge from one end of the conductor to another end. या हम सिंपली बोल सकते हैं वर्क डन by the battery to move charge throughout the circuit. सर्किट में चार्ज को मूव कराने के लिए सेल या बैटरी जितना वर्क करती है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये शुरुआत से आप पढ़ते आए हो कि जो वर्क डन होता है वही किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। तो सेल या बैटरी कोई ना कोई वर्क तो करेगी, जो वर्क वो करेगी वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डिफाइन किया हुआ है हमने? द टोटल अमाउंट, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय ए वोल्टेज सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट सर्किट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो सिंपली करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन वर्क कर रहा है? वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब है सेल होगा या बैटरी होगी, जो भी हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल क्या आया? वर्क डन। वर्क डन बाई सेल या वर्क डन बाई बैटरी भी हो सकता है। तो वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप देखिए, आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल क्या होता है? W अपॉन Q। क्लियर? तो V इज इक्वल होता है W अपॉन Q। तो अगर हम यहां से W की वैल्यू निकालते हैं तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा? V इंटू Q, where V is the potential difference applied across the ends of the conductor and Q is the amount of charge transferred from one end to another end. यानी कि जो फॉर्मूला आ गया आपके पास एनर्जी का, क्या आ गया? E is equal V into Q। अब इसी फॉर्मूले को आप तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हो।
कैसे यूज कर सकते हैं इसको? हम ये भी यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल V इंटू क्यू इज इक्वल क्या होता है, IT, वेयर I is the current passing through the conductor and T is the time taken to pass the current। ठीक, तो Q इज इक्वल IT रख दिया तो ये हो गया। अगर आप इसी की बात करते हो तो आप एक फॉर्मूला इसका और यूज कर सकते हो, V इज इक्वल IR। V की वैल्यू अगर आप IR लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल IR इंटू IT, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। या और सॉल्व करना चाहो इसको तो और कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? अब यहाँ पे ये दिया है VIT, यहाँ पे अगर आप ये लिख लो E इज इक्वल V इंटू आई इज इक्वल क्या होता है, V अपॉन R इंटू T। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल V स्क्वायर T बाई R। एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया। तो सिंपली बात केवल इतनी सी है कि किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए पोटेंशियल सोर्स यानी कि बैटरी जितना एनर्जी सप्लाई करती है या जितना वर्क करती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल V इंटू क्यू, और इसी फॉर्मूले से हम अलग अलग फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो ये एनर्जी है, तो एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, तो यहां भी एनर्जी कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर टाइप की एनर्जी को हम जूल से मेजर करते हैं, तो यहां इसकी भी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली द वर्क डन बाय द सेल और वर्क डन बाय द बैटरी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। सर्किट के अंदर चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जितना वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? अब देखिए इसमें, अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? सिंपली हमने क्या पढ़ा था कि जब भी पढ़ा क्या है, ये सबका एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल टॉपिक क्या है कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस जिसमें करंट फ्लो होता है या जो करंट से वर्क करता है, जब उसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपली व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू एनी कंडक्टर, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। जब भी कंडक्टर से हम करंट पास कराएंगे क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट और द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हुआ क्यों? ये नॉर्मल सी बात है, जैसे हमारे घरों में फैन होते हैं, फैन की अगर हम बात करें तो फैन जब वर्क करता है, जब उसमें करंट फ्लो होता है, या कूलर है जब उसमें करंट फ्लो होता है तो मोटर क्या होती है, गर्म हो जाती है, फैन गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और ड्यू टू दैट हीट टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसका रीजन क्या है या इसके पीछे लॉजिक क्या है कि करंट फ्लो होने पे हीट प्रोड्यूस हुई, तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए। लॉजिक के लिए सपोज हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं किसी सेल या बैटरी से। जैसे ही हम इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसके एंड्स के बीच हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन एंड टू अनदर। और आपने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर देन दे विल कोलाइड, देन दे विल कोलाइड। और जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो ये आपको मालूम है कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एनर्जी लॉस होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट that will increase the temperature of conductor. So simply when we will apply the potential difference across the ends of conductor, current will flow, that means electron will move from one end to another end, and during the movement electron will regularly collide, and in the process of collision, in collision some amount of kinetic energy of electron is converted in the form of heat. collision होगा, बार बार वो टकराएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि उनकी जो एनर्जी है वो क्या होगा, लॉस होगा,
और वो जो एनर्जी लॉस होगा दैट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड ड्यू टू दैट हीट कंडक्टर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की आप बात करते हो तो अगर हम यही बात करें कि हीट प्रोड्यूस्ड बाई करंट, तो समझ लीजिए जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की वही हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाई करंट, हीट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा, हीट इज इक्वल क्या होगा, V इंटू आई या V इंटू क्यू या Q इंटू वी, ठीक, Q इंटू वी हो गया। तो देखिए सिंपल वही सारे फॉर्मूले आएंगे जो हमारे किसके आए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो हीट के भी वही सारे फॉर्मूले होते हैं, या तो हम Q इंटू वी कर लें, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इट मे बी रिटन एज V आई टी, इट मे बी रिटन एज आई स्क्वायर आर टी, और इट मे बी रिटन एज V स्क्वायर इंटू टी बाई आर। ठीक, ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, हीट के हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था। लेकिन एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूले हम कब यूज करेंगे, जब हमें हीट किस में काउंट करनी, कैलकुलेट करनी होगी, जूल में। ठीक, अगर हीट हमको कैलोरी में करनी हो, फॉर कैलोरी, क्योंकि हीट का जो मेजरमेंट होता है मोस्टली हम कैलोरी में करते हैं, जूल में भी करते हैं, बट मोस्टली हीट किस में यूज होती है, कैलोरी में होती है। और जब हम कैलोरी में इसको कैलकुलेट करते हैं तो इन कैलोरी जो हीट होगा उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, Q इंटू वी बाई 4.18, या हम इसको लिख सकते हैं VIT बाई 4.18, या हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर RT बाई 4.18, और दैट मीन्स V स्क्वायर इंटू टी बाई 4.18। तो अगर हमको कैलोरी में लिखना है तो कैलोरी में हम ये कर सकते हैं, क्लियर। तो कैलोरी के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो सिंपली हमको ये फॉर्मूले मिल गए, हीट का हो गया। तो हीट है क्या, जब भी करंट फ्लो होता है इन द कंडक्टर देन सम अमाउंट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, और इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में, एंड ड्यू टू दैट हीट क्या होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्लियर है। अब देखिए वैसे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, एनर्जी लॉस का एक प्रोसेस है, लेकिन ह्यूमंस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इंसानों का एक बहुत अच्छा नेचर ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि कोई लॉस भी हो रहा है तो हम उसको भी यूटिलाइज कर लें। ठीक है, हम उस लॉस को भी यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम उस लॉस को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो यूटिलाइजेशन क्या होगा कि जो हीट प्रोड्यूस हुई हम इसी हीट को अलग अलग वर्क में यूज करेंगे, अलग अलग प्रोसेस में यूज करेंगे। क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इस हीटिंग इफेक्ट के, उनके बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पहला क्या है, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्लास 10th में इन डिटेल पढ़ा है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली बल्ब में एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट मतलब एक वायर होता है, बहुत पतला होता है और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो हम करते क्या है, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है एलॉय का। और आपने अभी पढ़ा है कि हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर RT, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर इज मोर। और रेजिस्टेंस की आपने बात की है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यानी कि जो फिलामेंट है हम उसको बहुत पतला करके क्यों यूज करते हैं, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, और बहुत लेंथी यूज करते हैं क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और हम उसको एक कॉइल के फॉर्म में एक फिलामेंट बना लेते हैं, और फिलामेंट यूज होता है बल्ब में। अब इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सिंपली जैसे ही बल्ब में करंट पास होता है या फिलामेंट में करंट पास होता है तो फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज होता है तो वो लाइट एमिट करने लगता है। क्लियर। तो हमने हीटिंग इफेक्ट को यूज किया बल्ब में। सेम हीटिंग इफेक्ट जो आपका यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज में क्या है, आपका प्रेस है,
आपका हीटर है, जो आपके हीटर्स होते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, उनमें भी हम क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही यूज करते हैं। और आपको मालूम है कि जब करंट पास होता है हीटर में या प्रेस में, तो उससे हीट जो प्रोड्यूस होती है हम उसी को यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम इसका किसमें करते हैं, आर्क लैंप में। आर्क लैंप भी हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। एक और इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, दैट इज द फ्यूज वायर। फ्यूज फ्यूज जो हम यूज करते हैं सर्किट में, नॉर्मली अब तो फ्यूज वायर कम हो गए हैं क्योंकि अब एमसीबी यूज होने लगी हैं। अदरवाइज फ्यूज वायर क्या होता है कि किसी भी सर्किट को जब हम डिजाइन करते हैं और किसी भी सर्किट में हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, तो हम बीच में एक वायर लगा देते हैं। ठीक है, एक वायर लगा देते हैं जिस वायर को हम बोलते हैं फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या होता है कि जब किसी सर्किट में करंट या जो लोड है वो एक एक्सट्रीम लिमिट से ज्यादा होता है, एक फिक्स लिमिट से ज्यादा जब लोड होता है, तो सर्किट में हीट प्रोड्यूस होने लगती है। हीट प्रोड्यूस होने लगती है और ड्यू टू द हीट जो हमने वायर लगा रखा है, वो फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। और आपने पढ़ा है कि करंट को फ्लो होने के लिए हम कैसा कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है। तो जैसे ही हीट एक एक्सेस अमाउंट से ज्यादा हो जाती है, तो वायर मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो सर्किट में लगे जितनी भी अप्लायंसेस हैं वो हमारे ओवरलोड से या वो हमारे खराब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज को हम सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह यूज करते हैं और उसका जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है, जो वर्किंग फिनोमिना है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। इनके अलावा और भी बहुत से एप्लीकेशंस होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, जिनको हम यूज करते हैं, बट बेसिक इंट्रोडक्शन है, हमें केवल उसी की बात करनी है। मूव करते हैं, नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। बेसिकली हमने अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा, तो हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर के। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। एक हमने और पढ़ा था फॉर्मूला, क्या था, H इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या वी स्क्वायर इंटू टी बाई आर। अब यहाँ पे देखो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, बेसिकली इसी लॉ पर या इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, या इसी फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। जब जूल ने, साइंटिस्ट थे जो जूल, उन्होंने हीट प्रोड्यूस्ड बाई एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब स्टडी किया, तो उनको कुछ लॉजिक्स मिले, कुछ रिलेशन उन्होंने ड्राइव किए हीट प्रोड्यूस्ड बाई द कंडक्टर के लिए। क्या क्या रिलेशंस थे? अकॉर्डिंग टू द जूल, हीट प्रोड्यूस्ड बाई द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। हीट किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। सेकेंड क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। एंड थर्ड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर, यानी कि हीट करंट के भी डायरेक्टली, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम इन तीनों को मर्ज करते हैं, तो तीनों को मर्ज करने पे हमको क्या मिलता है? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है? H इज इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि अगर हम जूल में बात करते हैं, तो जब जूल में आप बात करोगे तो इसमें जो कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। बट जब हम कैलोरी में इसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आती है आई स्क्वायर आर टी बाई 4.18, और ये किस में हो जाएगा? कैलोरी में। तो सिंपली जो फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसी को हमने 1 बाई 1 एक्सप्लेन किया हुआ है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के पासिंग थ्रू द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है? अब देखिए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। थर्ड टॉपिक आज के लिए हमारा क्या था? थर्ड टॉपिक था इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंपली जब आप बात करते हैं पावर की, तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, और यहाँ पे जो पावर है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल पावर, दैट मीन्स रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। या हम इसी को क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूमशन की जो रेट होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर।
यानी कि सिंपली जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हो, पावर इज इक्वल क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। और जब आप बात करते हो वर्क डन बाई टाइम से, तो वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या हमने डिफाइन किया है पावर को, when voltage is applied in a circuit it causes current and work is being done by the voltage source। यानी कि जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होता है, और करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज सोर्स क्या करता है, वर्क करता है टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि हम बोल सकते हैं, अदर टर्म्स में हमने क्या बोला था, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द वोल्टेज सोर्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए जिस रेट से वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी या सेल वर्क करती है, दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने आपको क्या बताया, P इज इक्वल क्या होता है, W अपॉन टी। W की वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्या आई थी, V इंटू क्यू इंटू वी था, Q इंटू वी यानी कि अपॉन टी। और अगर इसकी वैल्यू और क्लियर कर लेते हैं तो और क्लियर करने पे क्या आएगी, P इज इक्वल वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसल हो जाएगा, देन वी विल गॉट P इज इक्वल वी आई। ठीक, P इज इक्वल वी आई। अगर हम V की वैल्यू रख लेते हैं IR, तो एक वैल्यू और हो जाएगी, P इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। और अगर हम I की वैल्यू रख लेते हैं V अपॉन आर, तो हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर। तो अलग अलग वैल्यूज को प्लेस करके हम कई टाइप से इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, बट बेसिकली हमको मालूम है पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एनी सर्किट। अब देखिए पावर है, तो पावर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप बात करोगे इसके यूनिट की, किसकी बात करोगे, यूनिट की, तो आपको मालूम है पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, और इट इज कॉल्ड वॉट। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यूनिट्स को कन्वर्ट करके भी यूज करते हैं, जैसे हम वॉट की जगह किलोवाट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम हॉर्स पावर भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के यूनिट्स होते हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए, ठीक है। हॉर्स पावर मतलब HP, और आपको मालूम है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल कितना होता है, 746 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल होता है 1000 वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल होता है 10 टू दी पावर 6 वॉट। तो ये तो सारे यूनिट्स के कन्वर्जन रहेंगे, बट बेसिकली पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिकल पावर है तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क बाय द बैटरी और बाय द सेल टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द सर्किट और इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर है। तो अब देखिए हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा, और ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम में, उनकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास्ड थ्रू एन अननोन रजिस्टर विच डिसिपिएट ए पावर ऑफ 4.4 वॉट। 2 मिली एम्पियर करंट पास होता है जब पावर डिसिपिएशन कितना है, 4.4 वॉट। डिसिपिएटेड पावर व्हेन एन आइडियल सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। जब हमने 2 मिली एम्पियर सप्लाई दी तो 4.4 वॉट पावर लॉस हुआ। अगर हम 11 वोल्ट की सप्लाई दें तो कितना पावर लॉस होगा। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, रजिस्टर वही है। तो आपने रजिस्टर के लिए क्या पढ़ा है, जब आपको करंट दिया जाता है तो आपने पढ़ा है P इज इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर की बेस पे अगर आप बात करते हो तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन आई स्क्वायर। P कितना है 4.4, आई स्क्वायर मतलब 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल क्या हो जाएगा 4.4
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻6, इससे कैंसिल करेंगे तो 1.1, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻6 वॉट, सॉरी ओम, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब बात ये आती है कि इसी रेजिस्टेंस से कितना पावर लॉस होगा जब हम कितना वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, 11 वोल्ट। तो आपने ये भी पढ़ा है नाउ P इज इक्वल क्या होता है, V²/R। अभी पीछे ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है I²R या V²/R, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल V² कितना है, 11 है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻6, यानी कि अगर हम इसको करते हैं तो P इज इक्वल क्या होगा, 11 इंटू 11, क्लियर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻6। अब देखिए 1.1 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 10 टाइम्स तो ये जाएगा, और जब 10⁻6 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली अभी हमारे पास क्या आएगा, P इज इक्वल 11 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि 10⁻⁻6 ऊपर गया था, एक 10 और था पहले से, तो एक पावर वहां से कम हो जाएगी, पावर कम होगी तो कितना बचा, 11 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया हमारा, बी। तो देख लीजिए सिंपली जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, हीट प्रोड्यूस्ड बाय ये कंडक्टर, और यहाँ पे हमने बात किसकी की है, पावर, सॉरी हीट का भी यूज नहीं किया है, पावर, पावर का हमने फॉर्मूला यूज किया और हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, two cities are 150 kilometer apart, electric power is sent from one city to another city through a copper wire, the fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm, the power loss in the wire। तो पावर लॉस इन द वायर, अब देखो पावर का फॉर्मूला तो आपने ये पढ़ा है, P इज इक्वल, एक तो होता है I²R और एक होता है V²/R। तो पावर लॉस इज इक्वल क्या होगा, V²/R, क्योंकि वोल्टेज दिया है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, ठीक। अब ये तो आया पावर लॉस पर किलोमीटर, पहले हम फाइंड करेंगे पावर लॉस पर किलोमीटर, क्योंकि पर किलोमीटर के हिसाब से दिया है। तो P इज इक्वल क्या होगा, V²/R। तो V कितना है, पर किलोमीटर का कितना हो रहा है, 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस पर किलोमीटर का कितना है, 0.5, ठीक। लॉस कितना आएगा, 64/0.5, यानी कि ये हो जाएगा 128 वॉट। पर किलोमीटर में कितना पावर लॉस हुआ, 128 वॉट, बट ये तो पर किलोमीटर का है। तो अगर हम टोटल लॉस फाइंड करें, टोटल लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, P इज इक्वल, यानी कि टोटल पावर लॉस इज इक्वल हो जाएगा 128, कितने किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 19200 वॉट। और इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 19.2 किलो वॉट। कितना पावर लॉस आया, 19.2 किलो वॉट, ये आ गया। सिंपली AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका नीट होता है पहले होता था AIPMT के नाम से, ठीक है। तो AIPMT 2014 एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सिंपली पावर का फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है और पावर लॉस फाइंड कर लिया, V²/R। पर किलोमीटर का रेट दे रखा था, पोटेंशियल पर किलोमीटर लॉस दे रखा था, और रेजिस्टेंस लॉस पर किलोमीटर दे रखा था, तो हमने उसके हिसाब से फाइंड कर लिया। पर किलोमीटर का पावर लॉस आया, देन टोटल की बात कर ली। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, नीट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। और देखिए जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे थे तो हमने उसका एक एप्लीकेशन आपको बताया भी था, दैट इज यूज्ड टू मेक फ्यूजेस। और फ्यूज क्या होता है? सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। उस टाइम भी हमने बोला था, आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। फ्यूज क्या होता है? सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। तो डायरेक्टली देख लीजिए जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं इनमें से केवल एक फ्यूज ही है जो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द, इसकी जो वर्किंग है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब किसी भी सर्किट में करंट एक लिमिट से ज्यादा फ्लो होता है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सर्किट हमारा खराब होने से बच जाएगा। तो ये सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखेंगे। और आज का ये जो वीडियो है इसके जो क्लास नोट्स हैं, आपको मालूम है कि आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर के कंप्लीट नोट्स होंगे वो दिए गए चैप्टर का सबसे लास्ट जो वीडियो होगा वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, तो वहां आपको लिंक से मिल जाएगा जहां से आप कंप्लीट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।